खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। क्या सरकार ये बात मान सकती है कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि लोग भूखे भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं? इन परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या जब विपक्ष सत्ता पक्ष की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, प्रियंका गांधी गाड़ियां देती हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी जब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए लालू की रसोई चलाती है, तो क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए थी? आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने लगभग 1000 बसें दी थी। पप्पू यादव ने 20 बसों के बिहारी मजदूरों को भरकर दिल्ली से यहाँ रवाना किया था। आपने ये भी तस्वीरें देखी हैं कैसे कोटा से बच्चे बिहार आना चाहते थे। उनके अभिभावकों ने जो नेसेसरी कागजात हैं वो भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन बच्चों को यहाँ लाया नहीं गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा मेरा शो है। मेरा नाम नमन मिश्रा है। मैं इस चैनल का संपादक हूँ। आज की इस पंचनामे की शुरुआत एक फिर कहानी से ही करना चाहूँगा। जंगल में एक शेर की मृत्यु हो जाती है। उस शेर की मृत्यु के बाद उसकी लाश काफ़ी दिनों तक इस तरह से सड़ती रहती है। एक सियार उस जंगल से गुजर रहा होता है। उसे उस शेर की लाश दिखती है। अंदर का मांस तो खत्म हो चुका है, मगर ऊपर का खाल उसी तरह से अभी भी ताबूत था। उस खाल को वो सियार पहन लेता है और जंगल में घूमता है। कुछ देर तक तो उसे इस बात का इल्म नहीं होता है कि उसे लोग जंगल का राजा समझ रहे हैं, मगर जब बाकी बड़े जानवर उसके सामने झुकने लगते हैं तो उसे अपनी ताकत का धीरे धीरे एहसास होने लगता है। यही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हो रही है। इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा आपको, मगर आप जानते हैं कि कभी ना कभी उस सियार को वो खाल उतारनी पड़ेगी, और जब वो खाल उतारेगा तो अंदर से सियार निकलेगा और लोग जान जाएंगे कि ये एक निरीह प्राणी था जो कि शेर की खाल में था, शेर नहीं था। बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है। कोरोना जिस तरह से हम सभी की अच्छी और बुरी चीज़ों को सामने ला रहा है, इससे राजनीतिक भी छूट नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें सत्ताधारी दल की, जदयू की, तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने अलग अलग मौकों पर डिसीजंस लिया है, कई जगहों पर हमने देखा है कि उनके डिसीजंस या तो घटना के बाद आते हैं या कोई बड़ी दुर्घटना के बाद आते हैं। मीडिया का भी अपना काम रहा है। हमने भी अपनी नैतिकता लगातार निभाई है। सरकार को उचित राय भी दिया है, मार्गदर्शन दिया है, उनकी आंखें खोलने का प्रयास भी किया है। लेकिन ये सब कुछ तब तक लाजमी नहीं होता जब तक कि सामने वाले की नज़र हमारी ऊपर ना हो। खैर, हमने देखा है नीतीश कुमार ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी निकले हैं। लेकिन कोरोना की इस महामारी के दौरान जिस तरह से अब आंकड़े 2000 के ऊपर जा चुके हैं, एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि इस बीमारी को लेकर जो हम शुरू में ही ये बात कह रहे थे कि बिहार तैयार नहीं है, तो क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि हम तैयार हैं? या 2000 लोग, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया था कि ये 2000 लोग 2 लाख लोगों को प्रभावित कर सकते हैं इस बीमारी से, तो क्या हम उस स्टेज में चले जाएंगे? इन सभी सवालों के साथ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 हुई है, और इन 10 लोगों की मृत्यु भी किसी न किसी पुरानी टर्मिनल बीमारी की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो मारक क्षमता है वो बिहार में थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम सड़क दुर्घटना, अप्रवासी मजदूरों के आने जाने की श्रृंखला जो लगातार लग गई है, ट्रेनों में जिस तरह से लोग भरकर आ रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना और लोगों को भी हो जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, और सबसे बड़ी भुखमरी से जो लोग मरते आए हैं और जो आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, क्या सरकार ये बात मान सकती है कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि लोग भूखे भी रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी? क्वारंटीन सेंटरों का जो हालिया है वो हमने आपको बता दिया। कहीं बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं, तो कहीं लोगों को चूड़ा खिलाया जा रहा है सूखा, वो भी मिर्च के साथ। अगर आम दिनों में आप गांव देहात में रहते होंगे तो कभी आपने जरूर खाया होगा। कितना कठिन होता है उसे निगल पाना, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलिवा ही हमारे गर्दन में होता है, मुंह में होता है, और वो काफ़ी नहीं होता है उस चूड़ा को अंदर तक ले जाने के लिए। इसके अलावा हमने देखा है कि कई जगहों पर ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि जो संचालक रहे हैं वो शराब पीकर घूमते रहे हैं। इस बीच कई अच्छी खबरें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है, डार्क ग्लूमी है, लेकिन इन अच्छी खबरों को कहीं ना कहीं इस तरह से दबा दिया जा रहा है कि वो आपके सामने आ नहीं पा रही हैं। एक बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो मजदूर लगातार बाहर से आ रहे हैं,
इनके खाने पीने की भी व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है। हालांकि सरकारी व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से तो कहीं नहीं है, लेकिन IPRD के वेबसाइट और उनके फेसबुक ट्विटर पेज पर जब हम तस्वीरों को देखते हैं तो कहानी कुछ अलग नजर आती है। आपको पता होगा कि इस दौरान भी जब सारे लोग, विपक्ष हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, वो लोग हों जो प्रबुद्ध हों, वो जो कि इस देश के नीति निर्धारक हैं, सभी बार बार ये बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय राजनीति होगी तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा परिस्थितियों को, चीज़ों को संभाल पाना। लेकिन राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जिस तरह से सुशील मोदी बिना शादी के ही बारात में कार्ड छाप के अगर आपके यहाँ कोई पहुँच जाए तो आप उसे क्या कहिएगा, बेमौसम बरसात या फिर बिना शादी के ही बैंड बाजा। नीतीश कुमार की हामी के बगैर, नीतीश कुमार के बिना बातचीत किए हुए सुशील मोदी ने डिजिटल इलेक्शन की एक राग छेड़ दी, जिसकी वजह से अब एक नया डिबेट बिहार में चल रहा है। हालांकि ये समय लाजमी नहीं था इस डिबेट के लिए, लेकिन फिर भी इस पर डिबेट हुआ है। आपको पता है कि राम मंदिर में जो अवशेष मिले हैं मंदिरों के, इस पर भी चर्चा हो रही है। कोरोना की जो मुख्य खबरें हैं, कोरोना की जो मारक क्षमता है, इससे अब तक जो डैमेज हो रहा है वैश्विक स्तर पर, भारत उस जगह उसमें कहाँ पर आ रहा है, इन खबरों से थोड़ी नज़र लोगों की हटी है। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 4 की परिस्थितियों को हमने बाबा के साथ आपको समझाने का प्रयास किया था पंचनामा के दौरान, लेकिन शायद सरकारें इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। लॉकडाउन 1 की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए थे। सरकार भी इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे सभी को बचा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन लॉकडाउन 4 की परिस्थितियों में जिस तरह से छूटें दी गई हैं, जिस तरह से आज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या इससे लोगों की जान बचेगी? क्या कोरोना मौसम के हिसाब से मर जाएगा, या अब सरकार को यह एहसास हो गया है कि लोगों को तो मरना ही है, अपनी जो इकोनॉमी है उसे क्यों मरने दें? इन सभी सवालों के साथ साथ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर सत्ता पक्ष के समानांतर विपक्ष अपने तरफ से कोई प्रयास करता है तो उस पर राजनीति क्यों हो रही है? आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने लगभग 1000 बसें दी थी। पप्पू यादव ने 20 बसों के बिहारी मजदूरों को भरकर दिल्ली से यहाँ रवाना किया था। आपने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि कैसे कोटा से बच्चे बिहार आना चाहते थे, उनके अभिभावकों ने जो नेसेसरी कागजात हैं वो भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन बच्चों को यहाँ लाया नहीं गया था। हालांकि इस दौरान भी खबरें ये लगातार आती रही हैं कि बड़े बड़े नेताओं के और ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं बिहार के, काफ़ी उनके पास धन और संपत्ति है, उनके बच्चे लगातार आ रहे थे। इन सभी विषमताओं की वजह से होता क्या है? आपको शुरू से ही न्यूज़ बिहार भारती बताता रहा है, मैं पंचनामा के माध्यम से बताता रहा हूं कि ऐसे में असंतोष फैलता है, और जब असंतोष फैलता है तो मई में ही मजदूरों का आंदोलन हुआ था, सबसे बड़ा इस दुनिया का, और ये मई चल रहा है और मजदूरों ने आंदोलन शुरू भी कर दिया है। चाहे रेलवे श्रमिक एक्सप्रेस में खाना न होने की वजह से रेलवे पर पड़ी वेंडिंग मशीन को लूट लेना हो, या फिर दिल्ली के NH पर बेतरतीब तरीके से प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुँचाना हो। यह देश एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष ने एक आंख बंद कर ली है। अब एक आंख से जो दुनिया दिख रही है उसे ही सत्य माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी द्वारा दी गई जो सहायता के लिए गाड़ियां थीं, उनमें कितनी गाड़ियां लाजमी थीं इस पर चर्चा नहीं हुई, कितनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सही थे इस पर चर्चा नहीं हुई, कितनी गाड़ियां बसें ही थीं इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन चर्चा किस बात पर हुई कि किन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फेल था, कौन गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर 2 पहिया वाहन रजिस्टर था, किसी पर एम्बुलेंस रजिस्टर था। हालांकि आज की परिस्थिति यह है कि प्रियंका गांधी के इस बढ़ाए हुए हाथ को योगी जी ने ताला मारकर जेल में डाल दिया है। उनके अपर सचिव, उनके सचिव और उनके जो जिलाध्यक्ष थे उन सभी पर FIR दर्ज हो चुका है। FIR तो सोनिया गांधी के ऊपर भी दर्ज किया गया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष अगर समानांतर कोई प्रयास करने चाहता है, अगर वो सहायता करना चाहता है जनता की, तो इससे सत्ता पक्ष को क्या परेशानी है? क्यों आखिर बेचैनी बढ़ जाती है सरकार की जब विपक्ष अपनी तरफ से जनता की सहायता करना चाहता है? आज जो मालिक हैं वो कल किराएदार होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये 5 सालों का जो शासन करने का जो मिल जाता है एक तरह से वाइट पेपर, इसे जो सरकार है वो अपनी ताकत समझ लेती है। लेकिन पता है आपको, ये चुनावी साल है बिहार में,
इस साल सरकार बदलेगी या हो सकता है नीतीश कुमार किसी नए समीकरण के तहत सरकार बनाए। जो भी होगा सरकार इसी साल तक है। वर्स्ट केस में खबरें अंदरूनी ये आ रही हैं कि दिसंबर तक चुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चुनाव अगले साल के टाला जाए। लेकिन जिन भी परिस्थितियों में होगा, एक बात तो स्पष्ट है कि विपक्ष एक बहुत बड़ा ताकत बनकर इस बार उभरने वाला है। बिहार में जिस तरह से चमकी बुखार का पैटर्न रहा है, फिर बाढ़ आई, पटना जिस तरह से डूबा था, और पटना के सभी उन इलाकों में जिनमें भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे, भाजपा के प्रतिनिधि थे, और खुद आपको पता है कि यहाँ के सांसद भी रविशंकर प्रसाद भाजपा से ही आते हैं, और भाजपा फिलहाल नीतीश कुमार के साथ सहयोगी है इस सरकार को चलाने में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो पूरी साख है वो भाजपा और एनडीए की बिहार में जा रही है। आपको पता होगा कि कोरोना के दौरान तेजस्वी यादव अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी प्रयास कर रहे हैं, राजद लालू की रसोई चला रही है, जिसमें मोहम्मद खालिद हो चाहे अख्तरुल इस्लाम हो, ये सारे लोग लगातार मौजूद हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये जो लालू की रसोई है, अब नाम तो लालू की रसोई राजद ने रख लिया है, अब इस ब्रांडिंग को अगर इस्तेमाल करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो सत्ता पक्ष को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तकलीफ हुई है। आपको बता दें कि बक्सर और कैमूर के बॉर्डर पर, कर्मनासा बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहां पर लालू की रसोई चल रही थी, काफ़ी दिनों से चल रही थी। आपको पता है कि पटना में भी ये रसोई चलती है, हर दिन का अलग अलग हमने दिखाया भी था आपको कि खाना भी पहुंचाया जा रहा है। अब सरकारी खाने में जहां खिचड़ी है, पानी ज़्यादा है और सड़ी हुई सब्जियां मिल रही हैं, वहीं उसके उलट ये जो विपक्ष का भोजन है, इसमें कभी कभी बिरयानी मिल जा रही है, कभी अलग अलग पौष्टिक आहार मिल जा रहे हैं, कभी हलवा मिल जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को जो अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें टेस्ट अच्छा आता है, वो ज़्यादा पसंद आएगा, पौष्टिकता जिसमें ज़्यादा हो वो पसंद आएगा। तो हुआ यूं कि कैमूर बॉर्डर पर ये जो चल रही थी लालू की रसोई, इसे रोकने के लिए, बंद करने के लिए वहाँ का लोकल थाना पहुँचता है। जब वहाँ पूछा जाता है थाना से कि आखिर इसे बंद क्यों किया जा रहा है, तो पहली दलील ये दी जाती है कि आप जो रसोई चला रहे हैं, इसकी वजह से जो मजदूर यहाँ आ रहे हैं उनकी भीड़ ज़्यादा हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ तो जरूर रहा है वहाँ का प्रशासन, मगर इसका जवाब भी जानना चाह रहा है कि आखिर जो सरकारी व्यवस्था है वहाँ पर लोग क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, आपके यहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा क्यों है। ऑब्वियसली खाने का भी अंतर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये बात वहाँ ख़त्म होती है, अगले दिन फिर से पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँचती है और नई दलील लेकर वहाँ पहुँचा जाता है कि आप जो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं इस रसोई के लिए, वो जगह सार्वजनिक है और उस जगह पर इस तरह का जो राजनीतिक व्यवस्था है, कार्यक्रम है, वो नहीं कर सकते हैं आप। ये किसी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। बिहार के कई एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टियां तब तक बिल्कुल चुप थीं जब तक कि सरकार ने उन्हें गो अहेड नहीं दिया कि वो बाहर आकर लोगों को सहायता कर सकें। आपने देखा है कि कैसे न्यूज़ बिहार और भारत लाइव उस तीसरी कड़ी का भी काम कर रहा था, जिसमें एनजीओ और बाकी जो स्वयंसेवी संस्थान हैं जो लोगों की सहायता करते हैं, उन संस्थानों का भी काम हमने किया था। क्योंकि जब हम पत्रकारिता करने के लिए लोगों से सड़कों पर जब जा रहे थे, पूछ रहे थे, तो लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों तक ब्रेड और दूध पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये इसलिए करना पड़ रहा था कि पटना में कई ऐसे संस्थान हैं, प्राइवेट एनजीओज हैं, सरकारी एनजीओज हैं, रोटी बैंक है, जो लोगों तक खाना पहुंचाता है, वो जो कि सड़कों पर रहते हैं, वो जो कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है दो दिन की रोटी कमाने का, ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों में जिस तरह से सख्ती से कहा गया था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये एनजीओज भी बाहर नहीं निकल रही थी। ऐसी परिस्थिति में हम पत्रकार के तौर पर हमें बाहर जाने दिया जा रहा था, तो हम अपनी पत्रकारिता धर्म के अलावा ये भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रियायत दी गई तो विपक्ष ने और जो एनजीओज हैं, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, लोगों तक सहायता पहुंच रही है। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर सरकारी जो व्यवस्था की गई है उसके विपरीत अगर आप अच्छी व्यवस्था कर देते हैं तो इससे सरकार को बेचैनी बढ़ जाती है। सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं ये अननेसेसरी आप फुटेज ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी राजनीति चमक जाएगी। अब देखिए, इसे आप बदले की राजनीति के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या जब विपक्ष सत्ता पक्ष की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, प्रियंका गांधी गाड़ियां देती हैं,
तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी जब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए लालू की रसोई चलाती है, तो क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए थी? यहां तक कि आपको बता दें कि ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने 2 वीडियोस जारी किए हैं। एक वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे बात दिखाया है कि कैसे पुलिस आ रही है और उस लालू की रसोई को तहस नहस करके चली जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना है, जो लालू की रसोई करनासा में चल रही थी उसे बंद करा दिया गया है और अब वहाँ जो भोजन लोग कर रहे थे उन्हें अपनी वैकल्पिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है सरकारी जो भोजन चूड़ा या फिर जो भी व्यवस्था हो गया, हो सकता है कि हलवा पुलाव भी हो, वो खाने को आपको मिल सकता है, लेकिन अब लालू की रसोई में खाना आपको वहाँ नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो हैं वहाँ आ रहे हैं और हम लोगों का ये मानना है कि 2 गज दूरी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को, जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कल रात से ही कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो हैं उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजाड़े ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो हैं वहाँ आ रहे, खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहाँ नहीं खा पा रहे जहाँ, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो जा रहा है कि क्या सत्ता पक्ष ऐसे समय में भी ऐसी राजनीति करना चाहता है? क्या जंगल का जो कानून है वही काम करता रहेगा बिहार में? 2 बड़ी बातें हैं। एक कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास ये समय था ये साबित करने के लिए कि वो बस राजनीति करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ही राजनीति नहीं करते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आसपास के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनके लिए भी ये समय था साबित करने के लिए कि वो बस सत्ता के साथ नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि अपनी उपयोगिता उनकी अलग है। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तेजस्वी यादव जो दूसरा वीडियो शेयर करते हैं, उस वीडियो के बारे में मैं चर्चा करके इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है ट्विटर पर कि ये जो बंद किए जा रहे हैं लालू की रसोई और ये जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो हैं, इन्हें बंद ना कराया जाए। इनकी जगह पर तेजस्वी यादव का और लालू यादव का और तेज प्रताप यादव का और जितने भी राजद के नेता हैं, इन सभी की तस्वीरें यहाँ से हटा दी जाएं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की, नीतीश कुमार की और भाजपा के जितने भी नेता हैं, इन सब की तस्वीरें लगाई जाए, लेकिन इनको चालू रखा जाए, इन्हें बंद ना किया जाए, ताकि वो लोग जो कि मजबूर हैं, आज जो आपको पता है कि लगभग मजदूरी बंद है, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा नहीं चला रहे हैं, और भी कई जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज तो है नहीं, जो लोग वापस आए हैं काम धंधा छोड़कर बाहर से, वो यहाँ काम तो अभी करेंगे नहीं। कई लोगों को तो 20-22 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। कई लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में कि उन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा है। लड़ाई झगड़े सबकी वीडियोस हमने आपको दिखाया है। तो इन परिस्थितियों को गृह युद्ध में ना तब्दील होने के लिए कहीं ना कहीं जनता को कंट्रोल में रखना और जनता को ट्रस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तेजस्वी यादव ने राय दिया है कि वो भाजपा के सारे नेताओं की तस्वीर लगाएं और खाने के पैकेट्स पे या फिर जो भी लालू की रसोई चल रही है या फिर जो भी रसोई चल रही हैं, उन सभी जगहों पर सरकारी तस्वीरें लगा दी जाए, ताकि
खाना जो मजदूर हैं, जो लोग गरीब हैं, उन तक पहुंचता रहे और किसी को भूखा ना सोना पड़े। और कम से कम कोरोना से अगर मृत्यु होती है तो वो आप रोक नहीं सकते हैं, आपके पास ना वैक्सीन है ना कोई ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अगर भूखमरी से कोई मर जाता है तो ये आप कैसे साबित कर पाइएगा कि आपने उनकी मदद नहीं की और भूखमरी का कोई इंजेक्शन और वैक्सीन नहीं है। बड़ा सवाल है, जनता को भी इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आप भी बताइए हमें कि कैसा लगा, मेरी कहानी कैसी लगी, मेरा विश्लेषण कैसा लगा, दोनों के बीच संदर्भ क्या था, ये मुझे शायद समझ नहीं आया, मगर शायद आपको समझ में आ गया हो कि ये दोनों किस संदर्भ में मैंने कहानियां बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लिंक कॉपी करके आपको अपने फेसबुक पे डाल देना है, और अगर फेसबुक पे आपने डाल दिया है तो अपने मित्रों को भी कहिए कि वो भी इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लाइक और शेयर कीजिएगा तभी हमारा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि सत्य को हमेशा माध्यम। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।